नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। लेक्चर फिफ्थ आज हम स्टार्ट करेंगे कछवाहा डायनेस्टी के बारे में। इससे पहले 4 लेक्चर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान कंप्लीट किया हमने। सेकंड में रावल्स के बारे में बात की, मेवाड़ डायनेस्टी के। थर्ड लेक्चर में बात हुई राणा शाखा जो थी, राणा ब्रांच जो थी, सिसोदियाज ऑफ मेवाड़ के बारे में बात हुई। उसके बाद फोर्थ चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया आपको अजमेर के चौहान शासकों के बारे में। और आज जो है वो ढूंढाड़, जो आमेर जिसे हम कहते हैं, ढूंढाड़ राज्य के कछवाहा डायनेस्टी के बारे में बात होगी। इनकी स्थापना कब हुई, कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए, सारी चीजें आज आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप। डन। पहले जो शासक आते हैं वो आते हैं धूलराय। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये कछवाहा वंश के संस्थापक हैं। दौसा में इन्होंने कछवाहा वंश की स्थापना की थी सबसे पहले। ये कैसे दौसा से जमवारामगढ़, जमवारामगढ़ से आमेर तक आए, ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये धूलराय जी जो हैं वो कछवाहा वंश के संस्थापक है। इन्होंने दौसा से ये चीज शुरू की। डन। धूलर आए, सबसे पहले आए। ठीक है, इन्होंने कहां से शुरू किया? दौसा। दौसा में इन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। बड़गुजरों को वहां पर हराया और बड़गुजरों को हराकर क्या किया, ढूंढाड़ वंश की स्थापना की, कछवाहा वंश की स्थापना की, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक हुए वो हुए कोकिल देव, जिन्होंने जमवा रामगढ़ अपनी कुलदेवी जमवाय माता का मंदिर बनवाया। और दौसा से ये लोग धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए जमवा रामगढ़ तक पहुंचे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक हुए वो थे भारमल, जिनको बिहारी मल भी कहते हैं। और इनके कुछ भाई थे, उनसे कुछ प्रॉब्लम्स थी शासन को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर। इनके राज्य को बहुत ज्यादा खतरा था, जिस खतरे की वजह से इन्होंने क्या किया, एक महत्वपूर्ण स्टेप उठाया, जिस स्टेप के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं, ये जो भारमल का समय था ये आप मान सकते हैं 1547 में इन्होंने शासन शुरू किया। Done? उसके बाद आते हैं भगवंत दास। अब कहीं कहीं किसी किसी किताब में इसको भगवंत दास लिखा हुआ है और किसी किसी बुक में भगवान दास, सिर्फ ये भगवान दास लिखा हुआ है। डन। तो यहां मैं भगवान दास यूज कर रहा हूं। आरबीएससी बोर्ड की किताबों में ये भगवान दास है। और भगवान दास ने कब शुरू किया? 1574। यहाँ 47 है, यहाँ 74 है। भगवान दास के बेटे हुए मानसिंह। और ये सब ही जो थे वो अकबर के अंडर में थे, ओल्ड लॉर्डशिप में थे। मानसिंह राजा बने 1589 में। मानसिंह के बाद आए मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद सवाई जयसिंह। आज के लेक्चर में हम इन सभी शासकों के बारे में बात करेंगे। सवाई जयसिंह के बाद ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह के बाद माधो सिंह, माधो सिंह के बाद प्रताप सिंह। ये सभी इन्हीं से राजाओं के बारे में हम जो मराठा आक्रमण का एक अलग से मैंने चैप्टर बनाया है, उस चैप्टर में मराठा जो इन्वेडर्स थे, मराठा जो आक्रमण जिन्होंने किया और जो भी युद्ध हुए मराठा के साथ, वो सारी चीजें इसके बाद वाले जो शासक है वो उस लेक्चर में होगा। मराठा आक्रमण वाला एक लेक्चर होगा, मराठा इन्वेजन इन राजस्थान, मराठा इन्फ्लुएंस इन राजस्थान, वो सारा एक अलग चैप्टर है। तो आज के चैप्टर में हम इन सभी शासकों के बारे में, इन्होंने कैसे कैसे ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की, कहाँ कहाँ कौन कौन से युद्ध हुए, किस किस को हराया, कैसे कैसे मुगल डायनेस्टी का यहाँ पर क्या प्रभाव देखने को मिला, यहाँ के आर्किटेक्चर में कौन कौन से फोर्ट्स थे, वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि ढूंढाड़ है कहां पर। ये राजस्थान का मैप है और ये जो पूरा एरिया है ये पूरा आता है ढूंढाड़ राज्य के अंडर में। डन। ये पूरा एरिया ढूंढाड़ कहलाता है। ढूंढाड़ क्या है, ये नाम ढूंढाड़ कैसे पड़ा, इसके लिए इसमें क्या है कि बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर मत है। ये ढूंढाड़ रीजन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर कछवाहा डायनेस्टी जो है उसने शासन किया काफी समय से, तो ये ढूंढाड़ नाम कैसे पड़ा, अब इसके अलग अलग मत है। डन। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यहाँ पर ढूंढ नदी बहती है इसलिए इसका नाम ढूंढाड़ हो गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ जो है एक गुफा में ढूंढ नामक राक्षस रहता था, गलता के पास में। गलता जी, आपने नाम सुना होगा, गलता जी के पास में एक गुफा थी, वहां पर ढूंढ नाम का एक राक्षस रहता था जिसका यहाँ पर बहुत ज्यादा आतंक था, तो उसकी नाम पर यहाँ पर ढूंढाड़ पड़ा। कभी कभी ये कहा जाता है कि जो अजमेर के जो प्रतापी शासक थे बीसल देव चौहान, वो दौसा से क्षेत्र में उन्होंने अपने दुश्मन जो थे, उनके जो शत्रु थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनका विनाश किया, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको
उनको पराजित किया, तो इस वजह से इसका नाम ढूंढाड़ पड़ गया। तो ये तो हिस्ट्री है ढूंढाड़ रीजन की। ढूंढाड़ रीजन कौन सा आता है? ये पूरा रीजन जो है ये ढूंढाड़ रीजन आता है। अब बात करते हैं कछवाहा डायनेस्टी की। कछवाहा क्या है? कछवाहा जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति होती है कुश, कुशवाहा से बना कछवाहा। अब कुश कौन है? भगवान रामचंद्र जी के जो बड़े बेटे हैं उनका नाम है कुश। और ये जो है ऐसा कहा जाता है कि ये कछवाहा वाज बिलीव देमसेल्व्स, खुद को ऐसा मानते हैं कि ये डिसेंडेंट्स हैं, ये वंशज हैं किसके? रामचंद्र जी के बड़े बेटे कुश के। डन। तो ये तो कुशवाहा, कुशवाहा खुद का इनका मत है ऐसा कि वो रामचंद्र जी के वंशज हैं। अभी जो महारानी दिया कुमारी जी हैं इसी वंश से रिलेटेड हैं, जो अभी उप मुख्यमंत्री है राजस्थान में, वो कछवाहा डायनेस्टी की ही से ही रिलेटेड हैं। महाराजा भवानी सिंह जी की बेटी हैं, तो अभी राजस्थान में वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने भी एक प्रूफ यहाँ पर दिया था अभी कुछ समय पहले, एक पूरी वंशावली उन्होंने बताई थी, जिस वंशावली में मतलब हर राजा का और उनके पिताजी का नाम था, और वो सीधे सीधे कनेक्ट हो रही थी राम जी के वंशज, राम जी के पुत्र जो थे, बड़े पुत्र कुश से। तो ये वहां पर, ये अभी रिसेंट लगभग एक साल इलेक्शन जो हुए थे अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के, उससे पहले की ये स्टोरी है कि दिया कुमारी जी ने ये पूरा प्रूफ यहाँ पर दिया था। वंशावली जो है, ख्यात जो होती है, वो पूरी उन्होंने बताई थी। इसके बाद सूर्यमल मिशन कौन कहते हैं? महान कवि हुए हमारे सूर्यमल मिशन जी। वो ये कहते हैं कि ये जो है ये रघुकुल वंशज हैं। ट्रेसेस देयर एंसेस्ट्री फ्रॉम कोरमा असीशन ऑफ रघुकुल। तो राम भी जो थे वो रघुकुल, रघुकुल यही कहा जाता है। डन। तो वही चीज हो गई। लेटर दे केम टू बी कॉल्ड एज कछवाहा। ये सारी बात हो गई। उसके बाद दे फाउंडेड देयर ओन प्रिंसिपैलिटी इन द ढूंढाड़ रीजन आफ्टर डिफीटिंग मीणास एंड बड़गुजर। अब बड़गुजरों को तो कहाँ हराया गया और मीणास को कहाँ हराया गया? बड़गुजरों को किसने हराया, मीणास को किसने हराया, और कैसे कैसे ढूंढाड़ साम्राज्य की स्थापना हुई, ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है कि ढूंढाड़ कहाँ पर है, ढूंढाड़ जो है उसका नाम ढूंढाड़ कैसे पड़ा, कछवाहा जो वंश है उसका नाम कछवाहा कैसे पड़ा, सूर्यमल मिशन जी इसके बारे में क्या कहते हैं, और ये जो इनका एम्पायर है ढूंढाड़ रीजन का, ये मीणास और गुजर्स को हराते हुए बढ़ा। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे किसने बड़गुजर्स को हराया, किसने मीणास को हराया, और कैसे कैसे वो संस्थापन हुआ इस पूरे साम्राज्य का। यहाँ पर ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये है कछवाहा राजवंश के संस्थापक की, जो दौसा में इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। शुरू करते हैं। सबसे पहले दौसा कैपिटल थी, और ये जो थे ये जागीरदार थे किनके? चौहान के। ये चौहान के राजनीतिक परछाई में इन्होंने काम किया, और ये जो थे जागीरदार थे। इनका जो कैरियर जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ कछवाहा का, वो क्या था? चौहान्स के अंडर में था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? धूले राय जो थे 1137 एडी में, अब आप ध्यान दीजिएगा 1137 एडी, आमेर जो किला है उसमें एक रेस्टोरेंट है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, इसका नाम है 1135 एडी। सबसे पुराना रेस्टोरेंट ये माना जाता है, मतलब आमेर में जैसे आप एंट्रेंस होते हैं शिला देवी के मंदिर के जस्ट ऊपर, ये मैंने आमेर फोर्ट की फोटो भी है यहाँ पर, ये इस रीजन में पीछे, ये बहुत बड़ा फोर्ट है, इस रीजन में यहाँ पर क्या है, ये 1135 एडी एक रेस्टोरेंट है, और ये रेस्टोरेंट उसी कुशवाहा राजवंश के जो संस्थापन है उससे ही रिलेटेड इसका नाम रखा गया 1135 एडी। लेकिन कई ग्रंथों के अनुसार ये बोला जाता है कि 1137 एडी में क्या हुआ धूला राय ने। तो आप 1135 1137 आप यहाँ से याद रख पाएंगे। बेसिकली आप ये याद रख लीजिए 1137 आप याद रख लीजिए, और 2 साल पहले का इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है आमेर फोर्ट में ही, जिसका नाम है 1135 एडी। डन। आप इंस्टा पे फोटोज वगैरह देखिएगा, उसका काफी रॉयल टाइप रेस्टोरेंट है। डन। 1137 एडी में क्या किया? धूला राय ने किनको हराया? बड़गुजर्स को हराया। किसने हराया? धूला राय ने हराया। किसको हराया? बड़गुजर्स को। कहां पर? दौसा में। सबसे पहले जो कछवाहा राजवंश की स्थापना की गई थी वो दौसा से हुई थी। देन किसने की थी? धूला राय जी ने की थी। कब की थी? 1137 एडी में की थी। और किसको हराया था? बड़गुजर को हराया था। ढूंढाड़ राजवंश की नींव यहां से रखी गई थी। इसके बाद हाँ, अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जो आरबीएससी बोर्ड की बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी किताबें जो मैंने पढ़ी हैं उसमें ये मेरे सामने एक बार आया था कि धूला राय जी ने ये जो बड़गुजर्स को हरा के दौसा जीता था, इसके ऊपर शासन खुद नहीं किया था। इन्होंने दौसा को जीतकर अपने पिताजी को वो जो शासन है वो सौंप दिया था। इनके पिताजी का नाम था सोढ़देव। इनके पिताजी का नाम था
सोढ़देव ने शासन किया दौसा के ऊपर, और फिर उसके बाद सोढ़देव के बाद धूले राय जी ने वहां पे शासन किया। नॉट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, बट स्टिल एक फैक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। लेटर ऑन उसके बाद क्या हुआ, धूले राय ने क्या किया, मीनास को हराया चंबा रामगढ़ में और इसको कैपिटल बना ली। सबसे पहले कैपिटल कौन बनी, दौसा। राजवंश की स्थापना कहां से हुई, दौसा में। उसके बाद 1137 में ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर धूला राय ने मीनास को हराया। यहाँ पहले किसको हराया था, बड़गुजर्स को हराया था। तो दौसा में किसको हरा के कछवाहा राजवंश की स्थापना की, बड़गुजर्स को। और जमवा रामगढ़ में किसको हराया, मीनास को। ठीक है, और फिर कैपिटल इसको बना दी। बाद में 1207, अब किसकी बात आ गई, 1207 तक पहुंच गए हम। कोकिल देव हुए, कोकिल देव ने आमेर के मीनास को हराया। और कोकिल देव ने ही जमवा रामगढ़ में अपनी कुलदेवी जमवाए माता का मंदिर यहां पर बनवाया। और आमेर में मीनास को परास्त किया और आमेर को अपनी नई राजधानी बनाया। डन। तो सबसे पहले दौसा के बाद ये लोग आए, धूला राय जी जो हैं वो आए जमवा रामगढ़ के बाद ये आए आमेर। और आमेर के साथ ही इन्होंने यादव से युद्ध किया, ये बुक में नहीं है। यादवों से युद्ध किया किसने, कोकिल देव ने। और क्या जीता, मेड और बैराट मैं आपको पढ़ाऊंगा। बैराट एक सभ्यता है विराटनगर के पास, अलवर और जयपुर की बॉर्डर पर। तो वो जो बैराट है वो इन्होंने यादवों से जीता। तो अब इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, मैं आपको सीधा सीधा बेसिक यहाँ पे क्रिस्प बता दूं कि दौसा सबसे पहले जीती गई किसके द्वारा, धूला राय जी के द्वारा। कब जीती गई, 1137 एडी में। कछवाहा राजवंश की स्थापना की गई। उससे पहले ये लोग जागीरदार थे चौहान के। चौहान कौन, जो अजमेर पे राज कर रहे हैं, अजमेर के चौहान। उसके बाद इन्होंने बड़गुजरों को हराया और बड़गुजरों को हरा के दौसा की स्थापना की। दौसा को कैपिटल बनाया, ढूंढाड़ कैपिटल। उसके बाद धूला राय ने मीनास को हराया और अपनी कैपिटल कहां बनाई, जमवा रामगढ़। उसके बाद आए कोकिल देव 1207 में। कोकिल देव ने क्या किया, कोकिल देव ने आमेर जीता, किससे, मीनास से। और कोकिल देव ने एक मंदिर बनाया जमवा रामगढ़ में जमवाए माता का। उसके बाद यादवों से युद्ध करके मेड़ जीता और बैराट जीता। डन। ये तो थी प्री हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड जो था वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस हुआ कि किस तरह से सारी चीजें आई। यहाँ पर मेड़ जीता, बैराट जीता, और किस तरह से पूरा वंश जो है वो यहाँ पर बनाया गया। इसके अलावा झोटवाड़ा जीता गया, ठीक है, गैटौर जीता गया। ये सारा काम किसने किया, कोकिल देव ने। इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की। खो, ठीक है, ये सारी चीजें धीरे धीरे जीती गई। बैराट हो गया, मेड़ हो गया। अब आप देखिए कहां से चीज शुरू हुई, दौसा के बाद जमवा रामगढ़ इन्होंने कैप्चर किया, आमेर कैप्चर किया, मेड़, बैराट, झोटवाड़ा, गैटौर, खो। तो पूरा जो जयपुर पिंक सिटी जिसको आज हम कहते हैं, जो चार दीवारी वाली जो जगह है, उसके आसपास का चारों तरफ का एरिया इन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य में मिलाया। और फिर एक महान शासक आते हैं भारमल, 1547 एडी में इनका शासन शुरू होता है। भारमल को अलग अलग उपाधियां भी दी गई, वो उपाधियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, किसने वो उपाधि दी, क्या दिया। लेकिन भारमल जो है वो संकट से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे। किस चीज का झंझट, संकट था कि इनके बहुत सारे भाई थे, इनके बहुत सारे जैसे पृथ्वीराज के भारमल के छोटे भाई थे रतन सिंह। और रतन सिंह जो था उनसे वैमनस्य था इनका, उनसे दुश्मनी थी रतन सिंह से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, रतन सिंह के छोटे भाई थे आस्करण। तो आस्करण जो थे वो उनको अपने पास मिलाया। आस्करण को बीच में उन्होंने राजा बना दिया। देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आस्करण एक व्यक्ति हुए, ठीक है, भारमल ने इनकी सहायता की और आस्करण को क्या किया, राजा बनाया। राजा बनाने के बाद पॉलिटिकल इंटरवेंशन से कुछ इन्होंने करके और यहाँ पर सरदारों को अपने साइड किया, मिलिट्री को अपनी साइड किया और इनको यहाँ से हटा दिया। आस्करण को क्या किया, यहाँ से हटा दिया। राजा कौन था पहले, आस्करण था। अब कौन बन गया, भारमल बन गया। कैसे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से सरदार जो जितने भी जागीरदार वगैरह होते हैं और ये सारे जितने भी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले जो लोग होते हैं उनको अपनी साइड करके और आस्करण को राजा के पद से हरा दिया। अब आस्करण यहां से हट गया और आस्करण सीधा कहां गया, शेर शाह सूरी के पुत्र थे सलीम शाह। कौन थे, सलीम शाह, शेर शाह के पुत्र थे सलीम शाह। तो इनके पास ये शरण में पहुंचा और इनको कहा कि भाई आप है ना आमेर के ऊपर चढ़ाई करो और इस भारमल को हटाओ यहाँ से और मुझे राजा बनाओ। राजा तो मैं था,
बहारमल ने चालाकी से जो है वो सत्ता हासिल कर ली। अब जैसे ही ये बात बहारमल को पता चली, या इसको ये भी कह सकते हैं कि इनका नाम बिहारी मल भी कहीं कहीं किसी किसी किताब में लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ पर बहारमल लेके चलते हैं क्योंकि आरबीएससी बोर्ड के हिसाब से, हम ऑथेंटिक सोर्सेस के हिसाब से हम यहाँ पर स्ट्रिक्टली चल रहे हैं। एक फैक्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बिहारी मल भी इनका नाम था। देन अब जैसे ही बहारमल जी को यह पता चला कि भाई आस्करण जो है वो सलीम शाह से के साथ मिलकर आमेर पर चढ़ाई करने वाला है, तो अब बहारमल तो उन्हें पता था कि भाई हम वी आर नॉट रेडी, ये तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम हार जाएंगे और ये पूरा का पूरा शासन ही चला जाएगा। तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये चीजें हो, उसी वक्त क्या हुआ, 20 जनवरी 1562 में एक घटना घटित होती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था जो आमेर की शासन को पूरी तरीके से चेंज करके रख देता है। इससे पहले कि हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सब पढ़ लेते हैं। 20 जनवरी 1562 के बारे में हम विद इन 1 मिनट हम डिस्कस करेंगे। बहारमल बिकम द रूलर ऑफ आमेर इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस मैंने आपको यहाँ सारे बता दिए, किस तरह से आस्करण को राजा बनाया गया, पॉलिटिक्स के कारण ये राजा के पदच्युत कर दिया गया उसको, यहाँ से वो जाके सलीम शाह से मिला जो शेर शाह का बेटा था, और उनको आमेर पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रण दिया। टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज पोजीशन ही नीडेड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देन उसको एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए था, किसके लिए, अपनी को स्ट्रेंथन करने के लिए और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए। एंड सच अ सपोर्ट केम इन द फॉर्म ऑफ अकबर। बहारमल वाज द फर्स्ट राजपूत रूलर टू सबमिट टू द मुगल अथॉरिटी। अब ये चीज कैसे हुई, कब हुई, ये हम बात करेंगे। 20 जनवरी 1562 को अकबर जो है वो दिल्ली से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, अजमेर। अजमेर जा रहे होते हैं, रास्ते में 20 जनवरी 1562 को चकतई खां एक व्यक्ति थे जिनकी मदद से बहारमल और अकबर की मुलाकात होती है। उसी वक्त इस टाइम वो मुलाकात हो रही होती है। ये कौन थे, ये मुलाकात कहाँ होती है, सांगानेर में, जयपुर के सांगानेर में ये घटना घटित होती है। 20 जनवरी 1562 को बहारमल और अकबर मिलते हैं, किसकी सहायता से मिलते हैं, चकतई खां की सहायता से मिलते हैं। और उसी वक्त क्या होता है, एक हाथी जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बादशाह जिस हाथी पर सवार होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो थोड़ा नॉटी हो जाता है, वो थोड़ा परेशान करने लग जाता है आसपास। उस वक्त क्या होता है, बहारमल कंट्रोल में उस हाथी को लाते हैं, जिसकी वजह से अकबर जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो बहारमल से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है। तो तब बहारमल उन्हें इस पूरी सिचुएशन के बारे में बताते हैं। अकबर उन्हें कहते हैं कि आप मुगल अधीनता स्वीकार कर लो, हम आपके साथ हैं। और बहारमल जो है वो मुगल अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कब, 20 जनवरी 1562 को, जब अकबर जो है वो अजमेर जा रहे होते हैं अपनी तीर्थ यात्रा पर। सांगानेर में ये लोग मिलते हैं और ये बात होती है। और इसी के साथ ही ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1562 अकबर केम ऑन ए पिलग्रिमेज टू अजमेर। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ऑन हिज वे बैक टू दिल्ली एट सांबर बहारमल। अब ये तो क्या, ये घटना कहाँ हुई, सांगानेर में। देन उसके बाद सांबर में क्या किया गया, बहारमल ने अपनी बेटी हरका बाई का विवाह अकबर से कर दिया। बहारमल की बेटी का नाम क्या था, हरका बाई। वो हरका बाई किसकी बहन थी, भगवान दास की। देन बहारमल के बेटे का नाम भगवान दास। वैसे बहारमल के 10 पुत्र थे। बहारमल के 10 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम क्या था, जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या था, भगवान दास। और भगवान दास की बहन थी हरका बाई, जिस हरका बाई की विवाह जो है वो सांभर में किसके साथ कर दिया गया, अकबर के साथ कर दिया गया। डन। तो इस तरह से ये पहले राजपूत शासक थे 1562 में, जब क्या हुआ, मुगल सत्ता को इन्होंने, मुगल ओवरलॉर्डशिप को इन्होंने स्वीकार किया और अपने से ऊपर ये मुगल के अधीन ये हो गए यहाँ पर। डन। तो ये सब हमने पढ़ा बहारमल के बारे में। और इसके बाद ही हरका बाई जो है उनको नाम दिया गया, हु लेटर केम टू बी नोन एज मरियम उज जमानी। मरियम उज जमानी के नाम से उनको जाना गया, इसको, हरका बाई को। और उनका फिर एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है रहीम, और वो रहीम कैसे ये आगे आएगा, ठीक है, सलीम, सॉरी रहीम नहीं, रहीम अलग है, अब्दुल रहीम खाने का नाम वो अलग है। मरियम उज जमानी, ये देखिए यहाँ पर क्या नाम दिया गया इनको बाद में, मरियम उज जमानी। उनकी शादी किससे कर दी गई, अकबर से। ये जो किला आप देख रहे हैं आमेर का किला है, इसके पीछे इस एरिया में पीछे की साइड मानसिंह महल स्थापित है।
अब जब कभी भी आमेर घूमने जाए तो मानसिंह महल आप जरूर देखिए, वो मानसिंह, ये जो अब मानसिंह आएंगे उन्हीं ने बनवाया था। जहांगीर अकबर, ये जो जहांगीर है, अकबर सक्सेसर टू द मुगल थ्रोन वाज द सन ऑफ हरकाबाई। अकबर प्लस हरकाबाई, इनका विवाह होता है। हरकाबाई को नाम दिया जाता है मरियम उज जमानी, और इन दोनों की संतान होती है सलीम। इन दोनों की संतान होती है सलीम। देन और फिर सलीम का नाम बाद में चेंज होके क्या होता है, जहांगीर। देन और ये जहांगीर ही अकबर के बाद नेक्स्ट राजा बनते हैं। 1562 में इन सांबर इटसेल्फ बहारमल विद सन भगवान दास एंड मानसिंह। बहारमल के बेटे कौन, भगवान दास, और उनके पोते, बहारमल के पोते मतलब भगवान दास के बेटे कौन, मानसिंह, एक्सेप्टेड द ओल्ड लॉर्डशिप ऑफ अकबर। कब ये ओल्ड लॉर्डशिप एक्सेप्ट की जाती है, 1562 में। इसके साथ ही बहारमल को क्या दिया जाता है, 5,000 सवार और 5,000 जात दी जाती है, सवार और जात यहाँ पर दी जाती है, का मनसब प्रदान किया जाता है। बहारमल को 5,000 सवार और जात का मनसब प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही अब देखिए, मैं आपको पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ उपाधियां भी दी गई, ठीक है, ये मैं यहाँ पर जगह छोड़ रखी थी उपाधियां। तो अब जब ये सारी चीजें हो जाती है, नाम तो इनका बहारमल ही था, ये सारी चीजें हुई यहाँ पर 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में मिले, हाथी को संभाला उन्होंने, अजमेर जा रहे थे अकबर। उसके बाद अकबर जो है वो इनको 2 उपाधियों से सम्मानित करते हैं। किस नाम से, पहली उपाधि होती है राजा, और दूसरी उपाधि होती है अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा राजा बहारमल, ये पूरा इनका नाम हो जाता है, और ये उपाधि इनको कौन देते हैं, अकबर देते हैं। ये पूरा इंसिडेंट होने के बाद, यहाँ पर अकबर की ओल्ड लॉर्डशिप स्वीकार करने के बाद। डन। इस तरह से हमने पहले इंपॉर्टेंट शासक के बारे में बात की। अब भगवान दास की बात आती है। भगवान दास जो है वो 1573 में कहां पर आते हैं, पिक्चर में आते हैं, और ये ऑलरेडी अंडर द ओल्ड लॉर्डशिप ऑफ अकबर होते हैं। इनकी भी कुछ उपाधि है, वो अकबर कब देंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन बहारमल के कितने पुत्र होते हैं, बहारमल के 10 पुत्र होते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा पुत्र कौन होता है, भगवान दास। भगवान दास कब शासक बनता है, 1573 में, और अकबर के लिए बहुत सारी बैटल्स लड़ते हैं। देन ये वो जो भी बैटल्स हैं वो सारी चीजें आएंगी, और आगे आगे क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन बहारमल के कितने पुत्र थे, 10। भगवान दास, जगन्नाथ, भोपत, परशुराम, शार्दुल, सहलदी, सुंदरदास, पृथ्वीदास, रामचंद्र और विठल दास। इनमें से सबसे बड़े कौन, भगवान दास। भगवान दास कब बनते हैं, 1573 में राजा बनते हैं। अकबर के लिए बहुत सारे युद्ध वो लड़ते हैं। अब एक किताब है अबुल फजल, अबुल फजल का नाम सुना है आपने, अबुल फजल। डन। अबुल फजल ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अकबरनामा। उस अकबरनामा में ही ये चीज उल्लेखित है कि ये जो है कब राजा बने, और ये सारी चीजें इसमें ही उल्लेखित है। ये जो जानकारी हमें यहाँ से मिल रही है कि कौन कौन सी बैटल्स के बारे में लड़े, सूबेदार ऑफ पंजाब रहे, ये 7 साल के लिए सूबेदार ऑफ पंजाब रहे, और ये सारी जो भी डेटा हम बात कर रहे हैं वो अकबरनामा से लिया गया है। हम पढ़ तो आरबीएससी बोर्ड की बुक रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी तो कहीं से सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, तो वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है अकबरनामा, जो किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। ये भी एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट, जो आरएस एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद क्या हुआ, 1573 में हुआ। अब आप एक बार थोड़ा सिस्टम को समझ लीजिए। ये बहारमल हुए, बहारमल के बेटे हुए भगवान दास, भगवान दास के बेटे हुए मानसिंह, ये हम आगे पढ़ेंगे इनके बाद। डन। बहारमल की के 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े भगवान दास थे। भगवान दास के साथ कौन थी इनकी इनकी सिस्टर, हरकाबाई। ठीक है, हरकाबाई का विवाह किसके साथ हुआ, अकबर के साथ। अब यहाँ पे भगवान दास के पुत्र मानसिंह है, और एक पुत्री उनकी और है। ये जैसे भगवान दास है वैसे इनकी पुत्री हरकाबाई है, वैसे ही भगवान दास की पुत्री और है जिनका नाम है मानबाई। डन। तो 1585 में क्या हुआ, ही मैरिड हिज डॉटर मानबाई टू जहांगीर। भगवान दास की जो बेटी हुई मानबाई, उनकी शादी किससे की गई, जहांगीर से की गई। और उनका जो बेटा हुआ मानबाई, यहां तो हरकाबाई की शादी किससे की गई, अकबर से, और यहां मानबाई की शादी किससे की गई, जहांगीर से। डन। अब जहांगीर और मानबाई का बेटा कौन हुआ, खुसरो।
डन। खुसरो वॉज द सन ऑफ मानबाई एंड जहांगीर। अब इन्होंने सरनाल का युद्ध लड़ा, काबुल में, काबुल की सूबेदारी इनके अंडर में थी। काबुल, आगे मैं देखता हूँ, यहाँ आरबीएससी बोर्ड की बुक में नहीं है इतनी डिटेल्स, तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स और भगवान दास जी के बारे में दे देता हूँ कि इन्होंने काबुल की सूबेदारी की 1585 में ही, और इसी टाइम इन्होंने मानबाई की शादी की जहांगीर के साथ। इसके साथ ही ये जो थे ये इन्वॉल्व थे 1572 से लेकर 1576 के बीच में, जो 4 डेलीगेशंस गए थे, कहां पर, मेवाड़ गए थे, उनमें से एक ये थे। पहला कौन सा था, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने आपको चारों मेवाड़ वाले लेक्चर में बताए हुए हैं, आप वो बताइए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, दूसरे थे मानसिंह जी, जो ये, और तीसरे थे, मानसिंह जी से जब बात नहीं बनी तो भगवान दास। फोर्थ, आप फर्स्ट जो है वो कमेंट में बताइए फर्स्ट कौन थे, ठीक है। फोर्थ जो थे वो थे टोडरमल। और यहां पर एक मुस्लिम थे सबसे पहले, वो आप बताइए। जब इन चारों से बात नहीं बनी तो उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। डन। यहां पर 7 साल तक पंजाब का सूबेदार रहने के बाद भगवान दास जी को एक उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका नाम था मिर्जा राजा भगवान दास। डन। मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल, ये फर्स्ट आपने कमेंट में बता दिया होगा, ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। जलाल खां फर्स्ट थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। डन, ये पूरी बात हो गई। 7 साल पंजाब का सूबेदार रहने के बाद क्या किया गया, भगवान दास को मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया 1585 में। जहां राजा भगवान दास थे, वहीं इनके पुत्र मान सिंह भी अकबर की ही आधिपत्य में थे, उनके ही अंडर में काम कर रहे थे। उसी टाइम वो क्या कर रहे थे, सरनाल का युद्ध लड़ रहे थे। काबुल की सूबेदारी उन्होंने संभाल की थी 1585 में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है 1589 में, 1589 यहाँ मानसिंह भी एक्टिव हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो राजा नहीं है, वो एज ए प्रिंस काम कर रहे हैं अकबर के अंडर में। और भगवान दास जो है वो राजा हैं आमेर के। 1589 में क्या होता है, लाहौर में भगवान दास जी की मृत्यु हो जाती है। भगवान दास जी की मृत्यु होने के बाद इनके पास भी 5,000 मनसब था। उधर इनके ऊपर भारमल जी के पास भी 5,000 सवार और जात का मनसब था। यहाँ पर भगवान दास जी के पास भी 5,000 जात का मनसब था। अब 1589 में क्या होता है, राजा मान सिंह प्रथम जो है वो सीन में आते हैं। मान सिंह प्रथम की उपाधि क्या है, फरजंद। फरजंद, फरजंद क्या का मतलब क्या होता है, फरजंद का मतलब होता है हिंदी में, फरजंद एक उर्दू वर्ड है और इसका मतलब होता है बेटा, है ना। तो ये उपाधि किसने दी, अकबर ने ये उपाधि दी। मतलब अकबर जो है वो मान सिंह को अपने बेटे के समतुल्य मानते थे। बेटे के समतुल्य कैसे मानना हुआ कि भाई अकबर की जो वाइफ थी वो कौन थी, हरकाबाई, और हरकाबाई के भतीजे ही तो थे मान सिंह। डन। हरकाबाई के, भाई हरकाबाई के भाई का नाम क्या, भगवान दास, और भगवान दास जी के बेटे ही तो थे मान सिंह। मतलब मान सिंह की बुआ ही तो थी हरकाबाई, और अकबर क्या थे, फूफा जी। डन। तो ये सारी चीजें हुई। अब यहाँ पर ये जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है, मान सिंह वेंट टू द मुगल सर्विस एट द एज ऑफ 12। ही सर्व्ड 2 मुगल एम्परर्स, अकबर और जहांगीर। अकबर की सर्विंग में थे ये, और जहांगीर के सर्विंग में थे। ये बात भी हमें कहाँ से मिलती है, अबुल फजल कृत अकबर नामा में ये बात उल्लेखित है। इंपॉर्टेंट बुक है, 2-3 बार इसका मेंशन किया गया है। तो ये चीज आप याद रख लीजिए कि अकबरनामा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहां से आई है, ये अबुल फजल की अकबरनामा से ही आई है। ड्यूरिंग द अकबर्स रणथंबोर कैंपेन लड़ा गया 1569 में। मानसिंह प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन परसुएडिंग सुरजन हाड़ा टू एक्सेप्ट मुगल सुजनिटी, मुगल ओवरलॉर्डशिप, मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए मानसिंह ने 1569 एडी में सुरजन हाड़ा को जो किया, उनको, उनसे बातचीत हुई, उनको मजबूर किया कि आप है ना क्या किया जाए, आप मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया जाए। उसके बाद उन्होंने गुजरात कैंपेन लड़ा। गुजरात कैंपेन में बाद मान सिंह टुक द सेकंड प्रपोजल ऑफ ट्रीटी टू महाराणा प्रताप। मैंने ऑलरेडी आपको 4 डेलीगेशंस बता चुका हूं। ये 4 डेलीगेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जलाल खां, दूसरा मान सिंह, पहले बेटे जाते हैं, बाद में कौन जाते हैं, पिताजी भगवान दास, और फोर्थ टोडरमल। तो यहां पर इन्हीं की बात की जा रही है कि मानसिंह टुक सेकंड
ड्यूरिंग गुजरात कैंपेन। ये क्या है, गुजरात जा रहे थे मान सिंह जो है वो, दिल्ली से गुजरात जा रहे थे, तब उन्होंने बीच में मान सिंह द सेकंड प्रपोजल ऑफ ट्रीटी टू महाराणा प्रताप, वो महाराणा प्रताप के पास गए। इसके बाद जब ये चीज नहीं हो पाई, 1572 के आसपास की बात है ये, और जब ये चीज नहीं हो पाई तो उन्होंने क्या किया, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया, मान सिंह ने। 1576 एडी में हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में था, मुगल फोर्सेस और महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया के बीच में हुआ। और मुगल फोर्सेस का जो हेड था वो कौन था, फरजंद राजा मान सिंह। 1589 में ये शासन में आए। डन, ये पूरी चीजें क्लियर है। गुजरात कैंपेन हुआ, रणथंभौर कैंपेन हुआ, सुरजन हाड़ा को इन्होंने मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मनाया, और महाराणा प्रताप को भी से भी ये बात करने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने, जिसकी वजह से हल्दी घाटी युद्ध हुआ 1576 एडी में। डन, आगे चलते हैं। ये जो थे ये 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर में काउंट होते थे। अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें राजा मानसिंह भी थे। डन, और भगवान दास को कितनी मनसब थी, 5000। डन, उसके बाद इनके बेटे, इनके पिताजी कौन थे, भारमल, उनको कितनी मनसब था, 5000 सवार और जात का। डन, मतलब मुगल सल्तनत की तरफ से इतनी उनको मनसब दिया गया था, इतने सवार, इतने जात, मतलब इतनी सेना दी गई थी। डन, अब भगवान दास के बेटे कौन हुए, मान सिंह। मान सिंह को क्या दिया गया, 7000, ये सबसे ज्यादा थी। डन, यहां पर दिया गया मनसब ऑफ 7000। तो ये क्या था, उन्हें अकबर ने गिव हिम द टाइटल ऑफ फर्जन सन। अब ये 7000 का मनसब देने से ये बात सिद्ध होती है कि ये जो थे मान सिंह जो थे कितने प्रिय थे किनको, अकबर को, कि उनको 9 ज्वेल्स भी बनाया गया, उनको फर्जंद की उपाधि दी गई, उनको सबसे ज्यादा मनसब दिया गया। जब 1589 में मान सिंह जी जो थे वो बिहार के सूबेदार थे, तब भगवान दास जो है वो उनकी मृत्यु होती है। ये आमेर आते हैं, और आमेर आने के बाद ये यहाँ के राजा बनते हैं। इसके बाद इसके अलावा वो है ना कुछ मतलब सिटीज का भी निर्माण करते हैं बंगाल में, जिनका नाम मैं, जैसे मानपुर है ना बिहार में, अब ये कहाँ थे, सूबेदार ऑफ बिहार जब वो रहे, तब मुझे याद आ रहा है कि एक सिटी बनाई गई थी, इसका नाम था मानपुर। ये मानपुर जो है वो बिहार में ही थी। ये मान सिंह जी ने ही इस सिटी को बनाया था। इसके अलावा एक सिटी और थी, बंगाल में भी ये रहे काफी टाइम, जैसे उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा के साथ ये बंगाल में रहे, तो बंगाल में भी एक सिटी बनाई गई, अकबर नगर। अकबर नगर कहां पर है, ये दोनों ही चीजें, मानपुर और अकबर नगर जो है वो मान सिंह ने बसाए थे। तो जब ये बिहार के सूबेदार थे तब भगवान दास की मृत्यु हुई, और ये आमेर आते हैं, और 1589 की बात है, 1589 में ये क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। उसके बाद की बात करते हैं अपन, 1592 में ये उड़ीसा को कनकर करते हैं, मुगल एम्पायर में इसको सम्मिलित करते हैं, और इलीचपुर अमरावती के पास 1614 में इनकी मृत्यु हो जाती है। डन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी मान सिंह जी के लिए। 1614 में इनकी मृत्यु हुई। ये सारी जो भी चीजें थी, इसमें काबुल की सूबेदारी के बारे में बात हुई, बिहार की सूबेदारी के बारे में बात हुई, ये सारी चीजें हुई। इसके साथ ही और भी कई कैंपेन्स इन्होंने जो किए अकबर के लिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, पहले ये एक बार रीड कर लेते हैं। मान सिंह वॉज द पैटर्न ऑफ मैन ऑफ लेटर्स। ये एक महान कवि थे। इन वर्क्स लाइक मान चरित्र, महाराज कोश वर कंपोज। मान चरित्र लिखी गई, महाराज कोश लिखी गई। मुरारी दान एक बहुत अच्छे लेखक थे। जगन्नाथ एक बहुत अच्छे लेखक थे। मुरारी दान ने क्या लिखी, मान प्रकाश। मुरारी दान ने लिखी मान प्रकाश। डन, और जगन्नाथ ने लिखी मान सिंह कीर्ति। क्या लिखी, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली ये पूरी थी। इट वॉज ड्यूरिंग द मान सिंह सीरीन रानी कनकावती हैज कंस्ट्रक्टेड जगत शिरोमणि टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ सन जगत सिंह। जगत शिरोमणि टेम्पल आपने देखा हो तो जगत शिरोमणि टेम्पल जो है आमेर महल के पास में है, वो जगत सिंह की याद में बनाया गया। जगत नाम है, जगत सिंह की याद में बनाया गया। किसने बनाया, मान सिंह की जो रानी थी कनकावती, उन्होंने यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर यहाँ पर बनवाया गया। इसके अलावा आमेर महल में जैसा मैंने आपको बताया 1135 एडी एक रेस्टोरेंट है। देन उसके जस्ट नीचे की साइड यहाँ पर एक मंदिर है जो है शिला माता का मंदिर। अब वो शिला माता का मंदिर किसने बनाया, मान सिंह ने बनाया। जब वो बंगाल में थे तो बंगाल के एक राजा थे केदार, वहां पे इस राजा को हराकर और वहां से शिला माता की मूर्ति लाके इन्होंने क्या किया था,
आमेर महल के शिला माता मंदिर में शिला देवी की जो मूर्ति है वो स्थापित की थी। इसके अलावा अकबर ने इनको दीन इलाही जो धर्म था उनकी सदस्यता के लिए इनको फोर्स किया था, लेकिन इन्होंने दीन इलाही धर्म की सदस्यता स्वीकार नहीं की। डन। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रूव करती है कि मान सिंह जो थे उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं लड़ी, वो सिर्फ सूबेदार ही नहीं थे। इसके अलावा कई कवियों के उन्होंने वो दिया था। हरिनाथ नाम के कवि थे, सुंदरदास नाम के दरबारी कवि थे। इसके अलावा दादू जो थे, दादू दयाल, आपने नाम सुना होगा, दादू दयाल ने जो वाणी नामक पुस्तक की रचना की थी, वाणी लिखी थी, वो भी इनके ही काल में लिखी गई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब कितने ज्यादा कवियों को आश्रय देने वाले ये कवि ये राजा थे। इसके अलावा गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी। वृंदावन के गोविंद देव जी के मंदिर की स्थापना इन्होंने की। डन। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा की गई? फरजंद राजा मान सिंह। अब आगे बढ़ते हैं मिर्जा राजा जयसिंह, 1621 से लेकर 1667 तक। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मिर्जा राजा जयसिंह से पहले जो मानसिंह हुए उनकी डेथ कब हुई? 1614 में। और यहां पर मिर्जा राजा जयसिंह कब बने? 1621। इनके बीच में क्या ये जो 7 साल का टाइम रहा, इस टाइम पर भाव सिंह जो थे वो राजा थे और इनके राजकाल में कोई ज्यादा विशेष काम हुआ नहीं। तो यहाँ पर आरबीएससी बोर्ड की बुक ने इन भाव सिंह को, और अन्य विशेष किताबों में भी भाव सिंह का उल्लेख कहीं मिलता नहीं है। लेकिन 1614 से लेकर 1621 तक बीच में भाव सिंह ने शासन किया था 7 साल तक। उसके बाद जयसिंह सिर्फ 11 साल के थे तब उनको आमेर का राजा बनाया गया। जयपुर का राजा बोलना है यहाँ पर पता नहीं क्यों इस किताब में जयपुर लिखा गया आरबीएससी के 10th क्लास किताब में, लेकिन अभी तक तो जयपुर अस्तित्व में आया ही नहीं है। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक अभी तक जयपुर की बात की ही नहीं, क्योंकि जयपुर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, जयपुर कुछ है ही नहीं। ढूंढाड़ राज्य है जिसकी कैपिटल है आमेर। तो ये यहाँ पर जयपुर कहना मुझे नहीं लगता ये सही होगा। अभी आपके लिए आप ये मानिए कि जयपुर एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी तक। जयपुर कब आएगा वो हम आगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इन्होंने 3 शासकों के अंडर में काम किया। पहला जहांगीर, दूसरा शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। ये 3 मुगल दिल्ली में ये 3 मुगल बादशाह थे, तब इन्होंने ये आमेर पर शासन कर रहे थे। ही लेड मैनी मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, बहुत सारे मुगल मिलिट्री कैंपेन्स इन्होंने, चाहे वो डेक्कन हो, चाहे वो मराठा हो, पुरंदर की संधि करने वाली बात हो, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और कैसे जहांगीर ने इनिशियली इनको कितना मनसब दिया था? 3000 तो दी थी जाट, ठीक है, और 1500 दिए थे सवार। ये इनिशियली इनको मिला था जहांगीर के द्वारा, जिसको बढ़ाकर बाद में शाहजहां ने कितना कर दिया? यहाँ जहांगीर ने इनको दिया 3000 जात और 1500 सवार। शाहजहां ने इनको कितना दिया? इसको बढ़ाकर कर दिया गया 4000 का मनसब कर दिया गया। देन उसके बाद कई सब्सिक्वेंट वो हुए, साहसी कार्य इन्होंने किए, इनके पद में वृद्धि की गई। महावन के जो जाट थे उनके अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ? ये जो 4000 है इसको बढ़ाकर फिर 5000 का मनसब कर दिया गया। डन। तो 3000 जात और 1500 सवार के मनसब से इनका 4000 मनसब किया गया, उसके बाद 5000 मनसब किया गया। और ये जो मिर्जा राजा की उपाधि है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? डन। तो अकबर के काल में तो ये थे ही नहीं। जहांगीर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब थे। तो इनको मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो दी गई, पदवी से विभूषित इनको शाहजहां ने किया। देन उसके बाद 5000 से बढ़ाकर इनको 6000 मनसब दे दिया गया। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ये मिलिट्री कैंपेन्स करते रहे मुगल्स के लिए, तो इनका मनसब जो है वो 3000 जात 1500 सवार से बढ़ के 4000, 5000 और फिर 6000 तक गया। मलिक आंबार के अंडर में के अगेंस्ट इनको डेक्कन भेजा गया 1623 एडी में, राजा बनने के 2 साल बाद। वहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया, ब्रेवरी दिखाई, ये सारी चीज हुई। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहां पर उज्बेक रेबेलियन को इन्होंने खत्म किया। कब? 1629 एडी में। 1630 में इन्होंने खान जहान लोदी के अगेंस्ट का जो रेबेलियन हो रहा था उसको सप्रेस करने में मदद की। ही कंपनीड शाहजहां इन द डेक्कन कैंपेन्स अगेंस्ट बीजापुर और गोलकोंडा।
डेक्कन कैंपेन्स के शाहजहां के साथ डेक्कन कैंपेन्स जितने भी हुए वहां पर ये साथ गए मिर्जा राजा जयसिंह शाहजहां के, और बीजापुर और गोलकोंडा के अगेंस्ट जो कैंपेन थे उनमें ये शाहजहां के साथ थे। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है हमें कि कितने ज्यादा बड़े मिलिट्री वॉरियर वो थे। और अभी आगे और भी ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको पता चलेगा कि इन्होंने जिसको हराया, अगर आप जिसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, अगर वो एक महान सेना नायक हो, वो एक महान राजा हो, और उसको आप हरा रहे हैं, तो आप कितने बड़े राजा सिद्ध होते हैं, ये यहाँ से चीजें सिद्ध होती है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात हुई, उसके बाद डेक्कन की बात हुई। 1637 में इनको ऑनर किया गया मिर्जा राजा की उपाधि से। किसने ऑनर किया? इनको ऑनर किया शाहजहां ने। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। और कहां भेजा गया? कांधार भेजा गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भी आगे अफगानिस्तान, कांधार भेजा गया। किसके साथ? प्रिंस शुजा के साथ, शाहजहां के बेटे हुए प्रिंस शुजा। बाद में इनका जो है वो उत्तराधिकारी युद्ध भी हुआ शुजा का और दारा शिकोह का, और उसमें ये देखिए यहीं पर ये वापस ये नेक्स्ट लाइन तो यही आ गई। लेटर एट द टाइम ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन, तो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ मुगल थ्रोन के लिए। ही वॉज सेंट बाय दारा शिकोह अगेंस्ट शुजा। बाद में पहले यहाँ पर तो कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर तो ये शाहजहां के कहने पर शुजा के साथ कांधार जा रहे हैं, लेकिन बाद में जब मुगल थ्रोन के लिए सक्सेशन की वॉर होती है तब क्या होता है? दारा शिकोह जो है इनको शुजा के अगेंस्ट में भेजते हैं। देन उसके बाद क्या होता है? बहादुरपुर की लड़ाई लड़ी जाती है जिसमें शुजा को हराया जाता है। कौन हराता है? मिर्जा राजा जयसिंह। कब हराते हैं? 1658 एडी में। 1658 एडी में बहादुरपुर की लड़ाई में महाराजा जयसिंह ने मिर्जा राजा जयसिंह ने शुजा को हराया। बट फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ ही साइडेड औरंगजेब इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। एंड में क्या होता है? पहले तो दारा शिकोह के साथ थे, दारा शिकोह है यहाँ पर शुजा है डन, और यहाँ पर औरंगजेब है। तो पहले तो दारा शिकोह के कहने पर ये शुजा के अगेंस्ट में थे, शुजा को हराते हैं। देन शाहजहां इनके पिताजी हैं, शाहजहां के कहने पर शुजा के साथ ये कंधार जाते हैं। फिर दारा शिकोह के कहने पर शुजा के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ते हैं, बहादुरपुर की लड़ाई ये लड़ते हैं 1658 में, और शुजा को हराते हैं। लेकिन बाद में ये इन द एंड ऑफ द सक्सेशन वॉर ये औरंगजेब के साथ हो जाते हैं, और औरंगजेब ही बाद में विजय होता है। इम्प्रेस्ड बाय द जयसिंह's competence and diplomatic skills, औरंगजेब सेंट हिम साउथ टू सप्रेस द मराठास। अब यहाँ पर मेन जो लड़ाई है वो शुरू होती है। औरंगजेब जो है वो उत्तराधिकारी युद्ध जीत चुका है, शुजा को ऑलरेडी हरा दिया गया था। शाहजहां अब पिक्चर में नहीं है, शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया। अब जो औरंगजेब है वो क्या कर रहे हैं? वो जयसिंह को भेज रहे हैं, मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट को भेज रहे हैं। कहां पर? साउथ में भेज रहे हैं, मराठा को भेजने, मराठा से युद्ध करने के लिए। डन, ये सारी चीजें हुई, और इस समय पर मिर्जा राजा जयसिंह के पास 6000 का मनसब हो चुका था। यहां पर उन्होंने मराठास के अगेंस्ट में तूफानी लड़ाई के नाम से मशहूर है, तूफानी लड़ाई यहां पर लड़ी गई दक्षिण में मराठास के अगेंस्ट में। और पुरंदर का एक किला है, उस पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। और शिवाजी को जयसिंह थ्रू हिज डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स मैनेज टू आइसोलेट शिवाजी एंड कनकर द फोर्ट ऑफ पुरंदर। पुरंदर का एक किला था जिसको चारों तरफ से घेर लिया गया, और शिवाजी को क्या किया गया? मराठा किंग जो थे शिवाजी, उनको आइसोलेट किया गया। What would be a greater proof of जयसिंह's ability? जयसिंह की एबिलिटी का मैंने आपको वही बताया ना कि अगर दो राजा लड़ाई लड़ रहे हैं और एक महान राजा है और दूसरा राजा है, और उस महान राजा को आप हरा देते हो, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाती है जीतने वाले शासक के लिए। वो अपने आप प्रूफ हो जाता है उसकी एबिलिटी का। What would be a greater proof of जयसिंह's ability that he stalled Shivaji's progress, who has defeated Aurangzeb's powerful general अफजल खान। जिन शिवाजी ने अफजल खान को भी हरा दिया था, उन शिवाजी को पुरंदर के किले को जीतते हैं, और शिवाजी को आइसोलेट किया जाता है। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा। ये सारी जो घटना घटित हो रही है, ये कब घटित हो रही है? 1665 एडी में। बेसिकली बात की जाए तो 11 जून 1665 के आसपास की बातें हो रही है। यहाँ 1658 में तो ये हुआ ही था उत्तराधिकारी का युद्ध। देन इसके बाद में 11 जून 1665 को ये जो पूरी घटना घटित हो रही है कि मराठा को सप्रेस करने के लिए औरंगजेब जो है वो जयसिंह को भेजते हैं। कहां पर? साउथ में। उसके बाद शिवाजी को आइसोलेट किया जाता है, पुरंदर के किले को जीता जाता है, पुरंदर का घेरा डाला जाता है। डन। और बाद में क्या किया जाता है? ये प्रूव हो जाता है इस युद्ध से कि मिर्जा राजा जयसिंह कितने बड़े योद्धा है, कितने बड़े राजा है। इवेंचुअली शिवाजी एंड जयसिंह साइंड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665 एडी। ये जो पुरंदर की संधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के इतिहास में, मराठा इतिहास में,
और बेसिकली आमेर के इतिहास में या मुगल उसको एंगल दिया जाए तो भी ये पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीकेएस पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि 11 जून 1665। हालांकि आरबीएसई बोर्ड में डेट अंकित नहीं है, सिर्फ साल दिया हुआ है 1665, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी पहले कभी किसी किताब में पढ़ी हुई थी। 11 जून 1665 में ये चीज होती है। दिस ट्रीटी वॉज अ हाई पॉइंट इन द कैरियर ऑफ जयसिंह। जयसिंह के इतिहास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है। अब आरबीएसई बुक ने बहुत सारी चीजें स्किप मारी हुई है, आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। अगर आरबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि इवेंचुअली पेपर तो यहीं से बनेगा, लेकिन फिर भी जो पुरंदर की संधि हुई है इसकी कुछ शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। टोटल मराठा साम्राज्य में कितने किले थे? 35 किले थे। 35 किलों में से 23 किले जो है वो इस पुरंदर की संधि में कहा गया, ये जो 23 किले हैं ये मुगलों को दे दिए जाएं, मुगलों को सुपुर्द कर दिए जाएं। डन। तो कितने किले हैं टोटल? 35 में से 23 जो बड़े किले हैं, जो इंपॉर्टेंट किले हैं, स्ट्रेटेजिकली जिनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किले किसको दे दिए गए? वो किले दे दिए गए मुगल्स को। अब 23 में से कितने छोटे किले बचे? 12 जो छोटे किले हैं वो शिवाजी को ही दे दिए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, शिवाजी अपने पास रखें। उसके बाद शिवाजी जो है वो मुगल अधीनता स्वीकार करें, ये तीसरी पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट यहां आ गया, थर्ड पॉइंट ये मराठा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आरबीएससी की बुक में जो मराठा का एक अलग से पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें लेटर किंग्स ऑफ आमेर, कुछ बूंदी वगैरह का जो सिस्टम है, और ईश्वरी सिंह और ईसर लाट से जो सिस्टम है, वो सारा उत्तराधिकारी का युद्ध जो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ, उन चीजों में जो है वो ये पुरंदर की संधि इंक्लूड की हुई है मराठा वाले चैप्टर में। तो ये वहां भी हम पढ़ लेंगे, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो पहली शर्त क्या थी पुरंदर की संधि, जो 11 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के बीच में हुई। पहला इसका पॉइंट तो ये था कि 35 जो किले हैं बड़े किले, उसमें से 23 किले किसको मिले? 23 किले दिए जाए मुगल्स को। डन। जो ये बड़े स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट किले हैं। दूसरे फिर उसके बाद जो 12 जो बचे हुए छोटे किले हैं वो शिवाजी खुद रख ले। तीसरा पॉइंट तो शिवाजी जो है मुगल अधीनता स्वीकार करे। चौथा पॉइंट ये था जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, संभाजी जो है वो भी 5000 का मनसबदार उन्हें बनाया जाए। 5000 का मनसब दे दिया मुगल के तहत, मुगल अधीनता स्वीकार कर ली गई। डन। तो इसके साथ और इसके बाद ये बताया गया कि जब भी शिवाजी को उनको बुलाया जाए तब वो मुगल सेवा में जब भी शिवाजी को बुलाया जाए, संभाजी को बुलाया जाए, तो वो उपस्थित रहेंगे। डन। तो ये सारी चीजें किसके इंटरवेंशन से हुई? ये सारी चीजें 11 जून 1665 को शिवाजी के अगेंस्ट पुरंदर का किला घेरने के बाद जो पुरंदर की संधि हुई, उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम को। डन। अब औरंगजेब जो है ना, वो इनको मिर्जा राजा जयसिंह को बनबा भी कहा करते थे। क्या कहते थे? बनबा, प्यार से बनबा कह लिया करते थे। अपार्ट फ्रॉम हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स ही न्यू मेनी लैंग्वेजेस, उनको बहुत ज्यादा लैंग्वेज आती थी। ही गिव रेस्पेक्ट टू स्कॉलर्स, स्कॉलर्स को कैसे कि एक कवि हुए थे बिहारी, जिन्होंने एक फेमस वो लिखी किताब जिसका नाम था बिहारी सतसई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि थे। किसके दरबार में थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे। अब ये जो बिहारी सतसई लिखी गई कवि बिहारी जी द्वारा, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड में। डन। तो बिहारी जो कवि थे उन्होंने किसकी रचना की? बिहारी सतसई की रचना की। और मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए, इनको जयसिंह फर्स्ट भी हम कह सकते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह कह सकते हैं। इनके बाद जो राजा होंगे वो सवाई जयसिंह होंगे, मतलब इनके जो पिताजी थे वो मिर्जा राजा जयसिंह और ये सवाई जयसिंह। इनको जो ये उपाधि सवाई दी गई, ये किस तरह दी गई, इसकी भी एक कहानी है। डन। ठीक है, आगे बात करते हैं। जयसिंह फर्स्ट ने क्या किया, जैसे ही बिहारी जी ने अपनी एक ये जो बुक है बिहारी सतसई ये जयसिंह जी को दी, ये कविता जैसी थी, और इसमें अलग अलग क्या थे? दोहे। तो जयसिंह को इतनी पसंद वो आई किताब कि जयसिंह ने उनकी कविता को इतना सम्मान दिया कि उन्होंने हर एक दोहे के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा जो है, सोने का सिक्का जो है, वो किसको दिया? कवि बिहारी को दिया। उनको जागीर दी, उनको भूमि वगैरह प्रदान कर कर उनका सम्मान किया। इन्हीं कवि का, ये जो बिहारी कवि है, इनका ही एक भांजा था जिसका नाम था कुलपति मिश्र। कौन थे? कुलपति मिश्र। और एक
ये भी एक कवि थे, ये भी मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के दरबार में थे। इसके अलावा एक और कवि थे जिनका नाम था राम कवि। क्या नाम था? राम कवि। और इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा जयसिंह चरित्र। ये बहुत फेमस हुआ ये किताब, जयसिंह चरित्र। डन। इसके अलावा इनके राज्य में, मतलब ये चीज, ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड गेव रेस्पेक्ट टू स्कॉलर्स, ये आप देख सकते हैं कि बिहारी रेस्पेक्ट कैसे दी गई, ये स्वर्ण मुद्राएं देकर, जागीर देकर। उसके बाद कुलपति मिश्र थे। उसके बाद राम कवि ने जयसिंह चरित्र लिखा, ये इनके दरबार में थे, है ना। इनके इनके काल में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई, क्योंकि भाई जब ये इतने सारे उनको कवियों को और लेखकों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं, तो इनके काल में धर्म प्रदीप, भक्ति निर्णय, हरण कर रत्नावली, भक्ति रत्नावली जैसी महान किताबों की रचना इनके काल में हुई, जो कि विशेष कर उल्लेखनीय है। ये सारी चीजें हुई 1665 तक हम पढ़ चुके हैं। पुरंदर की संधि हो चुकी 28 अगस्त 1667 को इनका देहांत हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर एक जगह है, वहां पर मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम जो है वो, उनकी डेथ होती है। और कछवाहा राजवंश में सबसे ज्यादा इन्होंने शासन किया। क्या, कितने वर्ष इन्होंने शासन किया? टोटल 46 साल तक ये जो है वो कछवाहा राजवंश के शासन में रहे। 3 जो है वो मुगल शासकों के शासन इन्होंने देखा। पहला जहांगीर, दूसरा शाहजहां, और तीसरा औरंगजेब। दारा शिकोह शूजा के साथ भी इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी। तो ये थे हमारे सवाई जयसिंह प्रथम। इसके अलावा अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए, तो हमने पूरा, इससे पहले मिलिट्री कैंपेन्स की बात हो गई, मुगल रिलेशंस की बात हो गई, मराठा इन्वेशंस की बात हो गई, पुरंदर की संधि की बात हो गई। यहाँ पर हमने ये जो चीजें पढ़ी, ये क्या पढ़ी? ये जयसिंह चरित्र वगैरह, बिहारी तत्सई, ये सारी किताबें इनके द्वारा, इनके काल में लिखी गई, इनके आश्रय प्रदान किए हुए कवियों द्वारा। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? जयसिंह ने आमेर का महल बनवाया, आमेर का किला बनवाया, जयगढ़ बनवाया, और औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नाम की एक जगह है। कहां पर है? औरंगाबाद में जयसिंहपुरा, वो इन्होंने बनवाया। और वो क्या है? वो प्रूफ है। आप आमेर का महल देखोगे, आप कहोगे कि वाह। आप बिल्कुल विजिट करिएगा एक बार, कभी भी अगर आप आमेर का किला देखेंगे, आप पूरी उसकी इन डेप्थ अच्छे से ऑडियो नोट्स वगैरह देखिए, वहां के किसी गाइड वगैरह को लीजिए। एक एक चीज जो है वो आर्किटेक्चरल वंडर है वहां पर। आपको एक बार लाइफ में आमेर का महल जरूर देखना चाहिए, जो कि जयसिंह प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट जो हमारे महान शासक आते हैं कुशवाहा राजवंश में, ढूंढाड़ में, वो है सवाई जयसिंह। ये इनका राजपाट शुरू हो रहा है 1700 ईडी में, और इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1688। अब आप कहेंगे कि मिर्जा राजा जयसिंह तो 1667 में ही इनका देहांत हो गया था। तो यहाँ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है कि सवाई जयसिंह जो है, उनके पिताजी का नाम था बिशन सिंह जी। ठीक है, बिशन सिंह जी के 2 पुत्र हुए। एक बड़े वाले पुत्र का नाम था, बिशन सिंह जी के 2 पुत्र हुए। पहले जैसे ये मान लीजिए, ये हो गया बिशन सिंह। इनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम क्या था? विजय सिंह। ये बड़े पुत्र थे। डन। और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? जय सिंह। ठीक है। अब क्या हुआ? ये 2 बेटे हुए बिशन सिंह जी के बाद। विजय सिंह जी को क्या बना दिया गया? 1700 में राजा बना दिया गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो सवाई जय सिंह लिखा हुआ है, 1700 में तो सवाई जय सिंह जी राजा बने थे। आप कह रहे हैं कि विजय सिंह? हाँ बिल्कुल, जो बिशन सिंह जी के बड़े बेटे थे विजय सिंह जी, उनको राजा बनाया गया। और औरंगजेब ने कहा कि इनका नाम विजय सिंह न रख के इनका नाम रखा जाए जय सिंह, और जो इनके छोटे भाई हैं जय सिंह, इनका नाम बदल के रख दिया जाए विजय सिंह। देन तो स्टार्टिंग में इनका नाम विजय सिंह था, छोटे भाई का नाम जय सिंह था। राजा बने बड़े भाई विजय सिंह, जिनका नाम औरंगजेब ने चेंज किया, और औरंगजेब ने चेंज करके क्या रख दिया? जय सिंह, जो आगे चलकर हम जिन्हें जानते हैं सवाई जय सिंह द्वितीय के नाम से 1700 में राजा बने। और जो छोटे भाई थे जय सिंह, उनका नाम बदल के कर दिया गया विजय सिंह। इनको जय सिंह बनाकर औरंगजेब ने यह कहा कि जो मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम थे, उनकी वाक्पटुता में, मतलब बोलने की क्षमता, हाजिर जवाबी, और जो उत्तर देने की क्षमता है, उसमें ये मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम से सवाए हैं, मतलब उनसे ऊपर हैं, उनको डोमिनेट करते हैं ये। तो इनका नाम, इनको उपाधि दी गई सवाई की। इसके बाद से
सवाई जयसिंह के बाद से कुशवाहा डायनेस्टी के जितने भी राजा हुए, आमेर वंश में जितने भी राजा हुए, वो अपने नाम के आगे उपाधि लगाने लग गए सवाई। जैसे कि मेवाड़ में पहले रावल थे, जैसे राणा थे, ये उनकी उपाधि थी। जैसे बप्पा रावल, रावल एक उपाधि है, रावल रतन सिंह, रावल एक उपाधि है। वैसे ही आमेर के जितने भी राजा हुए सवाई जयसिंह के बाद से, वो अपने नाम के आगे क्या लगाने लग गए, सवाई, कि वो सवाई हैं। इनका जन्म कब हुआ, ये 3 दिसंबर 1688 को इनका जन्म हुआ। डन। ये चीज थी स्टार्टिंग ऑफ कैसे ये राजा बने। Then the Jawai eloquent, then the Savai Jai Singh first Mirza Raja Aurangzeb named him Savai Jai Singh as he was stepped ahead. एक स्टेप ऊपर थे, सवाए थे किनसे, जय सिंह फर्स्ट से। तो इन मैनी एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट में मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट जो थे उनसे ऊपर थे ये, इसलिए इनका नाम रख दिया गया सवाई जय सिंह द्वितीय। डन। After him, all the rulers of Jaipur began to be use the title of Savai in their name. जयपुर, यहाँ फिर जयपुर यूज किया गया। मैं कहता हूँ जयपुर तो अस्तित्व में ही नहीं आया था, जयपुर तो है ही नहीं, जयपुर कुछ है ही नहीं, ढूंढाड़ है और आमेर है। जयपुर तो अब आएगा, जयपुर कौन बनाएंगे, सवाई जय सिंह द्वितीय बनाएंगे। तो जो आमेर के, ढूंढाड़ के जितने भी राजा हुए, इनके बाद में वो अपने नाम के आगे किसका टाइटल लगाने लग गए, सवाई का टाइटल लगाएंगे। और 1700 में इन्होंने आमेर का राजपाट संभाला। 1707 में क्या हुआ, 1707 में औरंगजेब की जो है वो मृत्यु हो जाती है, और इन द वॉर ऑफ सक्सेशन ही साइडेड विद मोहम्मद आजम शाह। मोहम्मद आजम शाह जो है के साथ ये रहते हैं। बट इन दिस वॉर मुअज्जम emerged victorious after defeating आजम इन द बैटल ऑफ जजाऊ। जजाऊ की बैटल में क्या होता है, मुअज्जम जो है वो जीतते हैं। ठीक है, और ये किसके साथ थे, ये थे मोहम्मद आजम शाह के साथ। ये मुगल सत्ता स्थानांतरण हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गया। ठीक है, एंड अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ बहादुर शाह, इन्होंने किसका टाइटल लिया, मुअज्जम ने बहादुर शाह का। देयरफॉर बहादुर शाह प्रोसीडेड अगेंस्ट जय सिंह, रेस्टेड आमिर हिम, डिक्लेयर्ड विजय सिंह द रूरल। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहादुर शाह जो है, देखिए आप समझ रहे हैं, राजनीति समझ रहे हैं आप, क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु हो रही है 1707 एडी में। उसके बाद सवाई जय सिंह जो है वो मोहम्मद आजम शाह का समर्थन कर रहे हैं। देन किसमें, सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकारी युद्ध जो हो रहा है कि औरंगजेब के बाद दिल्ली गद्दी पर कौन बैठेगा, इसका उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा है मोहम्मद आजम शाह और मुअज्जम के बीच में। और सवाई जय सिंह जो है वो मोहम्मद आजम शाह का साथ दे रहे हैं, लेकिन जीत कौन जाता है, मुअज्जम जीत जाता है। मुअज्जम जीतने के बाद वो क्या बनता है, वो अपना नाम क्या रखता है, बहादुर शाह। देन बहादुर शाह बनने के बाद उसने देखा कि भाई ये तो अपने विरोधी के पक्ष में था, कौन, मिर्जा राजा जयसिंह ऑफ आमेर, तो सॉरी सवाई जयसिंह ऑफ आमेर। तो सवाई जयसिंह ऑफ आमेर जो है उनके खिलाफ जो है उनके ऊपर ये चढ़ाई कर देता है, और उनको हराकर विजय सिंह जो है, जो छोटा भाई था, मैंने यहाँ पर 2 भाई बताए थे, ये देखिए 2 भाई थे भीषण सिंह के, जय सिंह और विजय सिंह, है ना। तो छोटा भाई का नाम विजय सिंह हो गया था। विजय सिंह को क्या करते हैं, राजा बना दिया जाता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद मेवाड़ की सहायता से क्या होता है, जय सिंह जो है, सवाई जय सिंह जो है, यहाँ पर जो जय सिंह की बात हुई है वो सवाई जय सिंह द्वितीय की बात हो रही है। डन। विद द हेल्प ऑफ मेवाड़ regained Amir and reinstated himself to the throne. Later the emperor also recognized him the ruler of Amir. अब क्या होता है कि जैसे ही मेवाड़ की सहायता से वो वापस आमेर को रिकैप्चर करते हैं, रीइंस्टेटेड होते हैं, उसमें विजय सिंह को पदोच्चित करते हैं, उनको राज सिंहासन से हटाते हैं और खुद वापस सवाई जय सिंह बनते हैं। तो जो बहादुर शाह जी होते हैं दिल्ली सल्तनत के, मुगल सल्तनत के, वो भी इनको मान लेते हैं कि चलो ठीक है हमने मान लिया, आप ही यहाँ के राजा हो। उसके बाद 1713 में कौन बनता है राजा बहादुर शाह के बाद, फारूक सियार। फारूक सियार बनने के बाद वो क्या करता है, मालवा का गवर्नर बना देता है, किसको, जय सिंह को। कहाँ का गवर्नर, मालवा का गवर्नर बन जाते हैं सवाई जय सिंह द्वितीय। और आगे चल के आप देखेंगे कि यही जो है वो हुडा कॉन्फ्रेंस जो है, हुडा सम्मेलन 1734 या फिर 17 जुलाई टू बी प्रिसाइज 17 जुलाई 1734 में हुडा कॉन्फ्रेंस होती है। उसके क्या कारण होते हैं वो आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये ही सवाई जय सिंह जो है वो मराठा के अगेंस्ट में हुडा कॉन्फ्रेंस को बुलाते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए ये हुडा कॉन्फ्रेंस का ही पॉइंट यहाँ पर आ गया।
इट वॉज ऑन हिज इनिशिएटिव दैट द हुडा कॉन्फ्रेंस वॉज कॉल्ड ऑन 17 जुलाई 1734 को हुडा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। रीजन क्या होता है इसका? टू पुट अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ द राजपूत स्टेट्स टू वार्ड ऑफ द मराठा इंकर्जन्स इन राजस्थान। मराठा जो आक्रमण हो रहे थे, मराठों की तरफ से जो आक्रमण हो रहे थे यहाँ पर, उनकी रोकथाम के लिए राजपूत स्टेट्स को पूरा एक यूनाइटेड फ्रंट बना देना। मेवाड़ हो जाए, चाहे वो जोधपुर हो जाए, चाहे वो जयपुर हो जाए, बीकानेर हो जाए, सारे राजाओं का एक यूनाइटेड फ्रंट हो। इस 17 जुलाई 1734 को हुडा नामक स्थान पर, भीलवाड़ा में ये एक जगह है, भीलवाड़ा नामक जगह पर, भीलवाड़ा नामक जिले के हुडा नामक स्थान पर एक कॉन्फ्रेंस होती है, इसलिए इसका नाम हुडा कॉन्फ्रेंस पड़ जाता है। इसका टारगेट क्या होता है कि एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए सारे राजपूत स्टेट्स का, जो कि मराठा आक्रमण जितने भी हो रहे हैं उनको रोकथाम उनकी की जा सके। लेकिन हर राजा का, यहाँ जयपुर के राजा का अलग मकसद है, यहाँ मेवाड़ के राजा का अलग मकसद है, मारवाड़ के राजा का अलग मकसद है, और बीकानेर के राजा का अलग मकसद है। सबके म्यूचुअल डिफरेंसेस हैं, बट ड्यू टू द म्यूचुअल डिफरेंसेस अमंग द किंग्स द कॉन्फ्रेंस फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर इन राजाओं के जो म्यूचुअल डिफरेंसेस थे, आपसी जो उनके जो स्वयं के जो मतलब टारगेट्स थे, उनकी वजह से ये जो कम्युनिटी टारगेट था, जो कलेक्टिव टारगेट था, ये पूरा नहीं हो पाया। देन तो इसकी वजह से हुडा कॉन्फ्रेंस हुई। एक बहुत ही अच्छा सम्मेलन था ये राजपूत शासकों का। इसमें जयपुर के सवाई जयसिंह थे, ठीक है। बीकानेर की बात की जाए, ये बीकानेर, तो बीकानेर से कौन थे? जोरावर सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह जी थे। कोटा भी यहाँ पर इन्वॉल्व था। यहाँ कोटा, ये हाड़ौती का जो क्षेत्र आता है, वहां से दुर्जन शाल जी थे। देन फिर कोटा के पास में बूंदी एक जगह है, बूंदी की बात की जाए तो बूंदी से कौन थे? दलेल सिंह। नागौर जो इलाका आता है, शेखावटी का इलाका नागौर, वहां नागौर शेखावटी के पास का इलाका, वहां के कौन थे? भक्त सिंह। किशनगढ़ के राज सिंह थे, अजमेर के पास किशनगढ़ है, वहां के राज सिंह थे। मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ के राजा जगत सिंह द्वितीय। ये सब इस सम्मेलन में शामिल हुए। आप देखेंगे कि राजस्थान के राजपूताना के कोई शायद ही कोई ऐसा राजा बचा हो जो इसमें इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया हो। इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी फाइनल आउटकम इसका क्या निकला कि ये कॉन्फ्रेंस जो है फेल्ड हो गई अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने से। देन किसी ना किसी राजा ने किसी ना किसी मकसद से मराठाओं को इनवाइट किया। एक पूरा का पूरा अलग लेक्चर मैं बनाऊंगा मराठा आक्रमणों पे, और जितने भी, जैसे यहाँ मैं इस लेक्चर में शायद सवाई जयसिंह तक ही कवर करूंगा। सवाई जयसिंह के बाद ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, प्रताप सिंह, जितने भी ये राजा आए बाद के, ये सारे मैं मराठा आक्रमणों में इन्वॉल्व करूंगा इनके बारे में, है ना। तो जो भी चीज यहाँ पर रह गई है, चाहे वो मेवाड़ में रही हो, मारवाड़ में रही हो, या ढूंढाड़ में रही हो, वो सारी चीजें हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे, जो कि मराठा आक्रमणों में या इन सब चीजों में कवर हो जाएंगी। आप टेंशन मत लीजिए। अब क्या होता है 1729 में जयसिंह की बहन होती है। वो जयसिंह की बहन क्या होती है? बूंदी में ब्याही होती है। मतलब जयसिंह की बहन की शादी बूंदी के राजा से होती है। तो जयसिंह जो है वो इंटरवीन करता है सक्सेशन बैटल ऑफ द थ्रोन ऑफ बूंदी। और इस सक्सेशन बैटल जो होती है, इसकी वजह से जो जयसिंह की बहन होती है वो क्या करती है? वो मराठाओं को वहां पर आमंत्रित करती है कि आप बूंदी जिले की रक्षा करें, आप बूंदी रियासत की रक्षा करें। दिस गेव द मराठा एन एक्सक्यूज टू एंटर द पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जो मराठा पहली बार आते हैं, वो मराठा बूंदी के सक्सेशन की वजह से आते हैं, जो 1729 में सवाई जयसिंह की वजह से हुई। अब 1729 और 1734 का यहाँ हुडा सम्मेलन हुआ, ये टाइम चल रहा है। इसी टाइम के बीच में सवाई जयसिंह ने क्या किया? जयपुर बसाया। तो जयपुर का जो अस्तित्व है वो यहाँ से शुरू हुआ। अब तक जो जयपुर आता था वो अस्तित्व में था ही नहीं। जयपुर तो अब आता है रियलिटी में। देन दिस गेव मराठा एन एक्सक्यूज टू एंटर इन द पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान। सवाई जयसिंह डाइड इन 1743 AD। 1743 में ये क्या होते हैं? इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा इससे पहले 1741 में वो क्या करते हैं? धौलपुर समझौता करके जाते हैं। धौलपुर समझौता किसके बीच में होता है? पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के बीच में धौलपुर समझौता होता है। ये धौलपुर समझौता कब होता है? 18 मई 1741 में। मृत्यु से 2 साल पहले 1743 में मृत्यु होती है। 18 मई 1741 को धौलपुर समझौता होता है। किस किस के बीच में होता है? पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के बीच में। ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं।
हे भाई हुर्डा कॉन्फ्रेंस के टाइम पर कौन कौन से राजा थे, ये चीजें पूछ ली जाती है। पूछा ये जाता है कि मराठा जो आक्रमण हुए सबसे पहले स्टार्टिंग में वो किसकी वजह से हुए, तो वो मराठा आक्रमण बूंदी के सक्सेशन की वजह से हुए। धौलपुर समझौता किस किस के बीच में हुआ, धौलपुर, आरपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगा, आप देखेंगे जब आप पेपर देने बैठेंगे प्री प्रीलिम्स का, तो आप देखेंगे कि आरपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि धौलपुर समझौता जो है वो किस किस राजा के बीच में हुआ, तो पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह द्वितीय के बीच में हुआ, 18 मई 1741 को हुआ। देन उधर पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई, पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच में हुई। पुरंदर का घेरा डाला गया, कब डाला गया, 1665 में, 1734 में तो हुडा कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1765 में होता है, क्या होता है, पुरंदर की संधि होती है। Done? और टू बी प्रिसाइज सेम, अगर बिल्कुल डेट ही जाननी है तो 11 जून को होती है, 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और मिर्जा राजा प्रथम के बीच में, यहाँ सवाई जयसिंह द्वितीय की, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के बीच में। ठीक है, अब सवाई जयसिंह की बात हो रही थी। सवाई जयसिंह ने 18 मई 1741 को धौलपुर समझौता किया पेशवा बालाजी बाजीराव और किसके बीच में हुआ, सवाई जयसिंह के बीच में। और यही एकमात्र ऐसे शासक थे आमेर के जिन्होंने 7 मुगल एम्परर्स को के काल में शासन किया। इन्होंने दिल्ली में 7 मुगल राजाओं को बदलते हुए देखा। बहादुर शाह को इन्होंने देखा, देन बहादुर शाह से पहले औरंगजेब को इन्होंने देखा, औरंगजेब के बाद फारूक शियार को इन्होंने देखा। अभी हमने बात करते हुए सारी चीजें, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। आगे चलते हैं। अब ये तो हमने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी, किस तरह से कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से समझौते हुए, कौन कौन सी हुर्डा कॉन्फ्रेंस वगैरह वो सब हुई। अब हम बात करते हैं जयसिंह का कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने दिया सोसाइटी, कल्चर और साइंस में, ये अनपैरेलल्ड था अमंग द मेडिवल किंग्स ऑफ राजस्थान। सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाई गई वो 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई, 5 प्रयोगशालाएं बनाई गई, जिनको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 5 ऑब्जर्वेटरीज। अब आप देखिए कि एक ऐसा शासक हुआ राजस्थान में जिसका आमेर का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देन उसके बाद जयपुर की 4 दीवारी, जयपुर की संस्थापन किसने किया था, जयपुर की स्थापना किसने की थी, सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी, उन्हीं के नाम पर जयपुर पड़ा, कब की थी, ये सारी चीजें आएंगी अभी आगे। देन तो जयपुर की 4 दीवारी क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई, जिसमें जयपुर की जो ऑब्जर्वेटरी है जंतर मंतर वो क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो महाराज जो बना के गए वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कितनी बड़ी बात, कितने सम्मान की बात है हमारे लिए। दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में, उज्जैन में और जयपुर में एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज को प्रमोट करने के लिए क्या बनाई गई, 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई। कहां कहां, दिल्ली, मथुरा, बनारस जिन्हें हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन और जयपुर। इन 5 जगह जो है क्या बनाई गई, सोलर ऑब्जर्वेटरीज एस्ट्रोनॉमी को मदद करने के लिए बनाई गई। जयपुर ऑब्जर्वेटरी जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, जिसे क्या कहा जाता है, जंतर मंतर कहा जाता है। और जुलाई 2010 में पूछा जा सकता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सम्मान जो रिकॉग्निशन है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को जंतर मंतर को कब दिया गया, तो वो दिया गया जुलाई 2010 में दिया गया। देन तो ये एक एस्पेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट था। सवाई जयसिंह के आर्किटेक्चरल वंडर्स की अगर बात की जाए तो 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में, उज्जैन में और जयपुर में। और जयपुर वाली जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है वो सबसे बड़ी है और वो कब बनाई गई, जुलाई 2020 में। आप देखें तो आप उसको देखने जाएं अगर तो आप जानेंगे कि सिर्फ उस एक यंत्र से, वो एक घड़ी है वहां पर, सौर्य घड़ी है जिसमें सिर्फ सूर्य की परछाई पड़ने से आप बता सकते हैं कौन सी तो ऋतु चल रही है और कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा क्या चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा दिन का कौन सा प्रहर कौन सा समय चल रहा है। तो यहां पे बात कंप्लीट होती है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जंतर मंतर जो 5 सोलर ऑब्जर्वेटरीज थी, कहां कहां है, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर में। डन, आगे चलते हैं। He prepared a set of tables to help people make astronomical observations, और लोगों के लिए जो लोग जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस कर सकें उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक टेबल बनाई, एक सेट ऑफ टेबल बनाई। और उस किताब का नाम, जो बुक लिखी गई जिस बुक में क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल रूल्स थे, उस बुक का नाम रखा गया जीज मोहम्मद शाही। क्या नाम था उसका, जीज
मोहम्मद शाही, ये जो मुगल सल्तनत के राजा थे उनको डेडिकेट करने के लिए मोहम्मद शाही नाम इसका रखा गया। देन ये आखिरी ऐसे हिंदू राजा थे जिन्होंने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ इन्हीं के टाइम पर हुआ। और जल महल जो है, जो जल महल जो आप देखते हैं, मानसागर झील है, मानसागर झील के बीच में जल महल बना हुआ है। उस जल महल में जो अश्वमेध यज्ञ करने जो पंडित आए थे, उन पंडितों को रुकवाया। ऐसा कहा जाता है कि जो पंडित वहां पर आए थे वो नाराज हो गए थे कि भाई आप जो है वो खुद तो रह रहे हो आमेर महल में, जहां से आप जैसी खिड़की खोलते हो तो आपको नीचे झील दिखती है, मावठा झील दिखता है, और हमें आपने एक धर्मशाला में रुकवा दिया, जो पंडित वगैरह आए थे। तो तब फिर महाराजा सवाई जयसिंह ने क्या किया था, मानसागर झील बनाकर मानसागर झील के बीच में जल महल का निर्माण कराया और वहां पे सारे पंडितों को रुकवाया। और फिर उन पंडितों को कहा कि मैं तो सिर्फ एक खिड़की खोलता हूँ और मुझे मावठा दिखता है, आप जल महल के चारों तरफ कोई भी खिड़की खोलेंगे और आपको मानसागर झील दिखेगी। डन। तो इस तरह से जल महल का निर्माण कराया गया। यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ जो है उसके साथ साथ ये जल महल की कहानी जुड़ी हुई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ जयपुर कब कराई गई, 1727 एडी में। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो अपनी 4 दीवारी है, पिंक सिटी से हम कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ जयपुर इज रिगार्डेड एज द क्राउनिंग अचीवमेंट। एक क्राउनिंग अचीवमेंट था। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे, बंगाल से आर्किटेक्ट को बुलाया गया जिसका नाम था विद्याधर। विद्याधर ने ग्रिड पैटर्न में, एक स्क्वायर पैटर्न में, यहां पर ग्रिड पैटर्न में जो है वो सिटी की स्थापना की। चारों तरफ गेट है, चारों तरफ 4 दीवारी है, हर गेट के पास एक हनुमान जी का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। हर गेट को पोल, सूरज पोल, किशन पोल, ये सारी चीजें बोली जाती हैं। और ये कब बनी ग्रिड पैटर्न में, 727 एडी में। डन। तो ये भी एक आर्किटेक्चरल वंडर है, जयपुर की 4 दीवारी। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया यहाँ पर, जीज मोहम्मद शाही लिखी। आप देखिए मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट तो चल ही रही है, साथ में आर्किटेक्चरल इंटरवेंशंस भी हो रहे हैं, साथ में यहाँ पर धार्मिक काम भी किए जा रहे हैं। जल महल का निर्माण हो रहा है, ये इसका निर्माण कराया गया यहाँ पर। जयपुर पूरी की पूरी एक सिटी बसा दी गई वास्तु कला के अनुसार। उसके बाद क्या होता है, 1734 में एक और नया किला बनाया जाता है, नाहरगढ़ किला। अब ये जो नाहरगढ़ किला है, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊं अगर, तो पहाड़ के ऊपर एक किले का निर्माण शुरू कराया गया जिसका नाम था सुदर्शनगढ़। क्या नाम था, सुदर्शनगढ़। लेकिन वहां पर क्या होता था कि दिन भर काम करते थे मजदूर वगैरह, सैनिक उसकी रक्षा करते थे, लेकिन वो जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती थी तो वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क जितना भी होता था वो सब खत्म हो जाता था, वो जीरो हो जाता है। ऐसी एक मान्यता है यहाँ पर, ऐसा माना जाता है कि नाहर जो सुदर्शनगढ़ है उसका कंस्ट्रक्शन सवाई जयसिंह ने शुरू करवाया और फिर उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाया करता दूसरे दिन सुबह। फिर क्या हुआ, मजदूरों के साथ साथ यहाँ पर सैनिक वगैरह भी, फोर्स वगैरह भी लगाई गई, ठीक है, सिपाही वगैरह भी लगाए गए ये देखने के लिए कि भाई कौन इसको तोड़ जाता है। तो उन्हें पता ही नहीं चला, कोई कुछ ऐसा तांत्रिक शक्ति थी वहां पे जो तोड़ जाती थी, ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, ख्यातों में लिखा हुआ है। बाद में पता चला वहां पर नाहर सिंह भूमिया नाम का एक तांत्रिक रहता है जो वो ये कहता है कि ये जो पूरी जगह है ये मेरी है और यहाँ पे मैं राजा को महल नहीं बनाने दूंगा, नाहरगढ़ नहीं बनाने दूंगा, सुदर्शनगढ़ नहीं बनाने दूंगा। तब सवाई जयसिंह ने नाहर सिंह भूमिया की बलि देकर सुदर्शनगढ़ की जो नींव थी उसमें नाहर सिंह भूमिया को चुनवाया गया और उसके बाद यहाँ पर नाहरगढ़ जो फोर्ट है वो बनाया गया और इस फोर्ट का नाम दिया गया नाहर सिंह भूमिया के नाम पर ही, नाहरगढ़। ये कब हुआ, 1734 एडी में। देन 1727 में क्या हुआ, 1727 में जयपुर शहर को बसाया गया और उसके बाद नाहरगढ़ फोर्ट की स्थापना की गई। आप देखेंगे नाहरगढ़ बोर्ड में, नाहरगढ़ फोर्ट अगर आप कभी जाएंगे तो पहाड़ के ऊपर स्थित है, एक सैन्य दुर्ग है और इसमें आप देखेंगे कि 9 एक जैसे महल बने हुए हैं पीछे की साइड। वो 9 एक जैसे महल जो है वो बाद में बनवाए गए, वो मिर्जा राजा सवाई जयसिंह द्वारा नहीं बनाए गए। सवाई जयसिंह के बाद आते हैं ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह के बाद आते हैं माधो सिंह। माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। पासवान वो दासियां होती हैं जिनको गहने पहनने की, जेवरात पहनने की परमिशन दे दी जाती है। डन। तो सबसे पहले क्या होती है, एक पटरानी होती है, पटरानी के बाद रानियां, रानियों के बाद पासवान और पासवान के बाद दासियां। दासियों को जेवर वगैरह पहनने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो माधो सिंह ने नाहरगढ़ के पीछे के एरिया में 9 एक जैसे महल बनाए जिसका श्रेय जो जाता है वो अपने 9 पासवानों के लिए उन्होंने बनवाया, माधो सिंह जी ने। डन।
आगे चलते हैं। ही ऑल्सो बिल्ट चंद्र महल। अब चंद्र महल कहां पर है, बताओ चंद्र महल कहां पर है? आपने सुना है कभी चंद्र महल के बारे में? चंद्र महल पैलेस नहीं सुना ना, नहीं सुना होगा, क्योंकि जो सिटी पैलेस है आज का जयपुर का सिटी पैलेस, उसी का नाम जो है वो है चंद्र महल। सिटी पैलेस को ही चंद्र महल पैलेस कहा जाता है। जैसे कि नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ कहा जाता था, फिर नाहर सिंह भूमिया की बलि देने के बाद उसे नाहरगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। वैसे ही आज का जो जयपुर का सिटी पैलेस है उसको चंद्र महल पैलेस कहा जाता है। उन्होंने बनवाया सिसोदिया रानी पैलेस, उन्होंने बनवाया जल महल। मैंने आपको जल महल की कहानी सुना दी ऑलरेडी। देन जयबान कैनन ने जयगढ़ फोर्ट में एक तोप खाना बनवाया गया, जिसमें सबसे बड़ी तोप जो है वो उस समय की रखी गई है, जिसका नाम था जय बाण। जय बाण उनके ही काल में मैन्युफैक्चर की गई। इट वाज द लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील्स ऑफ दैट टाइम। उस समय की सबसे बड़ी तोप थी। देन एक ऐसा कहा जाता है, कई किताबों में ऐसा मिलता है कि एक बार वो बाण चलाई, वो जो तोप थी, जय बाण तोप थी, वो तोप चलाई गई थी और उसका जो जो धमाका था चलने का वो इतना तेज था कि सारे पशु पक्षियों के, लोगों के, जितने भी पशु पक्षी थे उन तक के गर्भपात हो गए थे उस धमाके से। और उसका जो गोला था वो 27 किलोमीटर दूर आमेर महल से सॉरी आमेर के जयगढ़ फोर्ट से जयबान तोप चलाई गई थी, जो पूरा जयपुर क्रॉस करके, आपको पता होगा जयपुर के आउटसाइड में चाकसू एक जगह है, चाकसू, वहां पर एक तालाब है जिसका नाम है गोलेराव तालाब। वो जो गोलेराव तालाब है वहां पर गड्ढा हुआ, वो जो तोप का गोला है जयबान तोप से निकला हुआ वो कहां गया? गोलेराव तालाब का उसने निर्माण किया। कहां पर? चाकसू में, 27 किलोमीटर दूर। डन। तो इस तरह से हमें यहां पर ये जयबान तोप के बारे में मिलता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? विडो रिमैरिज को प्रोत्साहन दिया, विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। ये एक सोशल रिफॉर्मर का भी इन्होंने काम किया। इसके बाद अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा जो थी वो खत्म करने के लिए इन्होंने काम यहां पर करवाया। डन। ये सारी बातें जो हैं ये हमने की सवाई जयसिंह के बारे में। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने पूरा करवाया, नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। अभी आपने एक मूवी देखी होगी कल्कि। कल्कि कौन है? विष्णु भगवान के आखिरी अवतार। जयसिंह ने, सवाई जयसिंह जी ने जयपुर सिटी के अंदर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में कल्कि का सिर्फ एक ही मंदिर है, कल्कि भगवान का। ठीक है, वो कल्कि भगवान का मंदिर इन्होंने जयपुर के सिरह डोडी बाजार जो है वहां पर इन्होंने कल्कि भगवान का मंदिर बनवाया। इसके अलावा जो जयपुर सिटी में जो गोविंद देव जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, वो भी किसने बनवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया। तीर्थ कर जो है वो इन्होंने समाप्त करवाया। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जो सारे फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी। ये सारी चीजें जो हैं वो जयपुर राजघराने को आप कह लो, या आमेर रियासत को कह लो, ढूंढाड़ कह लो, या कुशवाहा राजवंश जो है, उन सब के बारे में हमने बात की। इसके बाद का जो काल है ईश्वरी सिंह का, मान लीजिए आप, या ईश्वरी सिंह के भाई हुए माधो सिंह जी, उन्होंने कुछ समय शासन किया। उसके बाद उनके बेटे हुए ब्रजनिधि, सवाई प्रताप सिंह, जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। ये सब हम पढ़ेंगे जब मराठा आक्रमण होते हैं, उनसे बारे में बात करेंगे हम। क्योंकि मराठा आक्रमण आप देखेंगे कि यहीं से शुरू हो गए हैं। कहां से? ये देखिए, बूंदी का जो विवाद हुआ था, ये वाला जो मैंने आपको बताया, 1729 में सवाई जयसिंह जो है वो बूंदी के उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां उसी समय जो है वो मराठा आक्रमण वहां से शुरू हो गए थे। बूंदी के जो बुद्ध सिंह की जो पत्नी थी, यहाँ पर बूंदी के जो राजा थे बुद्ध सिंह, उनकी पत्नी ने आमंत्रित किया था किनको? मराठों को। और वहीं से वो भाड़ेत सैनिक हुआ करते थे जो आक्रमण शुरू हो गए। और अब जो राजा आएंगे यहाँ पर, चाहे वो ईश्वरी सिंह हो, माधो सिंह हो, प्रताप सिंह हो, वो सब हम मराठा आक्रमण से संबंधित चीजों में उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारा आमेर का जो राजवंश है वो पूरा कंप्लीट होता है। सारे फैक्ट, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। पीडीएफ वगैरह जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। सारी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। आपका काम क्या है? आपका काम है रिवीजन करना। सारी चीजें आप टाइमली रिवाइज करते रहिए। पूरे लेक्चर में आपको करवाऊंगा, लगभग अराउंड 30 से 35 लेक्चर्स में पूरी हिस्ट्री, पूरा कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। 100% हर एक क्वेश्चन इन्हीं लेक्चर्स में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। आरपीएससी खुद की ही, आरबीएससी बोर्ड की जो किताबें, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, से ही सारे क्वेश्चन उठाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।